प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो इससे पहले कि मैं इस पूरे चैप्टर को शुरू करूं, मुझे एक बात आपसे कहनी है कि ये पूरा जो मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, जो आपको मिलेंगे आराम से देखने के लिए, आपको अध्ययन करने के लिए, मेरा मोटिव बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बच्चे लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको स्कूल जाने की वैसे भी रोक लगी हुई, स्कूल खुले हुए नहीं हैं, तो आप अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या स्कूल खुल भी जाते हैं तो बहुत से ऐसे ग्रामीण परिवेश में स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को अच्छी ट्यूशन्स नहीं मिल पाती हैं, उनको स्कूल के बाद कोई ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो मेरे वीडियोस मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है, इसको आपके काम आएंगे। मुझे इसका कोई चार्ज आपसे नहीं चाहिए, कोई दक्षिणा आपसे नहीं लूँगा। एक गुरु दक्षिणा आपसे लूँगा कि आप मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, 9th में पढ़ने वाले हैं, उनको ये वीडियो का लिंक आप भेजें और उनसे कहें कि चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, फिर आप स्टडी अपनी शुरू करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आसानी से अच्छे नंबर भी ला सकें और आपका एक एक चीज़ क्लियर होता जाए और एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में आप अपना सम्मान बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन क्या चीज़ है, सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का जो डेफिनेशन है, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट फॉर्म्ड ए न्यू वन और मोर सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहां पर एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिल करके, जिसको कि हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, न्यू सब्सटेंस बना देंगे जिसको कि हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें एक साइड में यानी बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें होंगी, जो भी सब्सटेंस होंगे, जब वो रिएक्शन करेंगे तो एक नया फॉर्मेशन बनाएंगे, वो राइट हैंड साइड होगा और वो प्रोडक्ट होगा। यानी बाईं तरफ रिएक्टेंट और दाईं तरफ एक प्रोडक्ट बन के आएगा, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। यह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको नोट करने की कि ये जो प्रोडक्ट आपका बन के आएगा, ये जो प्रोडक्ट बन के आएगा, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। ये जो प्रोसेस बन के आया, इसको फिजिकल मेथड या किसी तरीके से हम पुनः पुराने सब्सटेंसेस को अलग नहीं कर सकते। 9th में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कई ऐसी चीज़ें जिनको हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते थे, चाहे वो मैग्नेटिज्म के द्वारा, चाहे फिल्ट्रेशन के द्वारा, चाहे सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, चाहे डिस्टिलेशन के द्वारा, चाहे इवेपोरेशन के द्वारा। परंतु यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो फिजिकली हम उसको चेंज वापस उस रूप में नहीं ला पाएंगे। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। आपने अपने घर परिवार में देखा होगा, और नहीं देखा तो आज से माइन्यूटली वॉच करेंगे आप कि आपके दैनिक जीवन में कुछ चेंज रोज होते हैं, जो केमिकल चेंज होते हैं, जो हमको दिखते नहीं, हमने कभी नोटिस नहीं किया। पहला चीज़ कि अगर आपके घर में कोई लोहे का ऐसा सामान है जो पड़ा हुआ है, बारिश में भीग जाए या गीला है या उसमें ह्यूमिडिटी का असर पड़ गया है, तो धीरे धीरे उस पर एक ब्राउन लेयर जमनी शुरू हो जाती है। उसको छूने से आपके हाथ में भी लग जाता है, वो कहलाता है रस्टिंग, जंग का लगना। क्या कहलाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जंग का लगना। उसके साथ आप दूसरा चीज़ देख लें कि आपने भोजन किया है, भोजन शरीर में जाता है, हमने जिस रूप में उसको ग्रहण किया है उस रूप में वो रहता नहीं है, धीरे धीरे वो केमिकली रिएक्शन करते हुए उसमें से कुछ चीज़ें जो पोषक तत्व होते हैं हमारी बॉडी को चले जाते हैं और कुछ चीज़ें बाद में डिस्चार्ज हो जाती हैं। ये क्रिया जो है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की क्रिया है। इसी प्रकार रेस्पिरेशन, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया है। फिर आपने देखा होगा दही बनाना, दूध को जमा करके दही का बनना, जो यानी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर आपने देखा होगा गर्मी में प्रायः अगर रूम टेम्परेचर पर दूध रखा हुआ है तो प्रायः वो एक लेवल पर आने के बाद या बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ जाती है तो वो क्या होता है, दूध फट जाता है। तो ये भी एक ड्यू टू केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। अब अगर आप माइन्यूटली चेक करें तो आपको लगेगा कि 3 या 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलर हमारे उसमें आती हैं। इसमें
हमको चेंज दिखता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। यानी इन ए केमिकल रिएक्शन दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व मोस्टली। पहला क्या है? चेंज इन स्टेट, अवस्था का परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन हो गया, रंग का परिवर्तन हो जाएगा, गैस बनेगी और तापमान में भी चेंज होगा, टेम्परेचर में भी चेंज होगा। ये चीज़ें होंगी, ये चार कुछ बेसिकली ये चीज़ें होंगी कि आप उसका स्टेट चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसका इवोल्यूशन ऑफ गैस उसमें से हो गई और चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब जरा एक चीज़ और देखते हैं कि दो चीज़ें हमने पूरा अभी तक रिएक्शन में देखा और उसी को मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको कि और क्लियर कर लें हम इस कॉन्सेप्ट को कि जब कोई भी रिएक्टेंट्स रिएक्शन करता है तो वो बनाता है एक प्रोडक्ट। कैसे बनाता है? अब रिएक्टेंट होते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज रिएक्टेंट? हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जब वो रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तब वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस प्राप्त हुआ है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? वो प्रोडक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका रिएक्टेंट कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन को हमने इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न किया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हमें, तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ मिला। अब कौन इसमें रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है? तो ये जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों जब प्लस हुए तो क्या बना यहाँ से? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया प्रोडक्ट और ये दोनों हो गए आपके रिएक्टेंट। तो ये क्लियर समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन में एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होंगे रिएक्टेंट्स जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होंगे जो एक साथ मिलकर के रिएक्शन करने के बाद एक न्यू फॉर्म करते हैं, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बना देते हैं और वो कहलाता है उसका प्रोडक्ट। तो दो चीज़ मिली यहाँ पे, एक नया टर्म मिला रिएक्टेंट। वो क्या होते हैं रिएक्टेंट? कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है? रिएक्टेंट कहलाती हैं। और जो न्यू प्रोडक्ट बन के आया, न्यू सब्सटेंसेस बन के आए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? इसको देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन में चलते हैं। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके सिंबल के रूप में या उसके फॉर्मूला के रूप में, जहां पर वेयर इन रिएक्टेंट्स आर इन द लेफ्ट हैंड साइड, आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा लिखा जाता है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS में रिएक्टेंट्स हों, राइट हैंड साइड में उसके प्रोडक्ट्स हों, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करते हैं तो हमें क्या बनेगा? Mg+O2 बराबर MgO। तो एक रिएक्शन हो गई। ये ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये पूरा जो तरीका है लिखने का दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लेंगे। और वो क्या चीज़ है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक नया टर्म मिला, अभी ऊपर रिएक्टेंट मिला है, फिर प्रोडक्ट मिला, अब एक नया तीसरा टर्म मिल गया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? इफ द केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, if the chemical equation is not balanced in LHS and RHS or both sides, then such a chemical equation is skeletal chemical equation। यानी जब हमने इक्वेशन लिख दी और दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स
बैलेंस्ड नहीं है, उस कंडीशन में जो इक्वेशन बनती है उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर Mg का एक, ऑक्सीजन के दो, और यहाँ दोनों के एक एक। तो ये जो इक्वेशन है एक्चुअली ये ठीक से बैलेंस्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस करूंगा तो फिर आपको दिखा, अगर मैं इसको बैलेंस करके दिखा दूँ तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है पहले उसको समझ लें। फिर भी मैं कही तो मैं इसको बैलेंस कर दूँ कि Mg प्लस O2, यहाँ 2Mg कर लें, फिर ये 2MgO। अब ये बैलेंस हो गई, अभी ऊपर स्केलेटल है, ये बैलेंस्ड हो गई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैंने ऊपर दिखाया, इसके भी Mg के 2 मॉलिक्यूल इधर, Mg के 2 मॉलिक्यूल इधर, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल इधर, 2 मॉलिक्यूल इधर। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, बैलेंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए जरूरी है कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जितनी क्वांटिटी में है उतनी ही क्वांटिटी में राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, या राइट हैंड साइड में ज़्यादा हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड में हम उसको मैनेज करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है, आपको ये याद रखना है हमेशा। वो क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन के बाद या रिएक्शन से पहले द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम रहेंगे। बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल, हमको नीड है ख्याल इसको बैलेंस करने, ये सेम रहेंगे केवल बैलेंस करने। अब जरा हम एक चीज देखते हैं बैलेंस इक्वेशन होती क्या और कैसे बैलेंस करना होता है। एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, जिंक प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2। पहले तो ये देखें, ये कहलाता है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया जिंक सल्फेट। आप यहाँ देखें कि यहाँ Zn के कितने हैं, 1। मैंने यहाँ लिखा एक टेबल बनाकर एलिमेंट जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर 1 इधर भी, 1 इधर भी, 2 इधर भी, 2 इधर भी, 1 इधर भी, 1 इधर भी, 4 इधर भी, 4 इधर। आप ये देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी सबस्टांस ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज फुल्ली बैलेंस्ड बाई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस है, ये स्केलेटल इक्वेशन नहीं है। लेकिन जरा इसको देख लें, इसको यहाँ पर Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। अगर ये सिंबल ऐसे पूरा छोड़ दिया जाए तो ये इक्वेशन इस समय स्केलेटल इक्वेशन हो गई। कौन सी हो गई, स्केलेटल, क्योंकि ये बैलेंस नहीं। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर Fe का एक एलिमेंट है, हम ठीक है साहब एक है, लेकिन इस साइड में कितना है, 3 है साहब, ओ हो। यहाँ पर O का कितना है, 1, यहाँ O के कितने हैं, 4, यहाँ H2, यहाँ H2। H तो बैलेंस है, बाकी बैलेंस नहीं है, तो बाकी को बैलेंस करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 मिल जाएगा, तो हमने Fe से पहले 3 लगा दिया। अब 3 Fe तो कंप्लीट हो गया, बट O के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं। पहले O को देख लेते हैं, O के यहाँ 4 मॉलिक्यूल करने के लिए हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 एटम्स बनाने के लिए हम यहाँ करेंगे वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो ये हमारा 4, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 8 हैं। अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो ये अब देखा हमने कि ये जो इक्वेशन है कि आयरन को इसके साथ करने के बाद हमने कर दिया, तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड, ये चीज़ हो गई। इसमें और भी चीज़ें हैं कि अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं तो कभी कभी उसके सिंबॉलिक भी लिखने पड़ते हैं फिजिकल स्टेट के। तो फिजिकल स्टेट का सिंबॉलिक क्या नोटेशन होगा, ये नोटेशन आप याद कर लें कि अगर स्मॉल g लिखा है तो गैसियस फॉर्म, L लिखा है लिक्विड फॉर्म, S लिखा है सॉलिड, AQ लिखा है एक्वियस। एक्वियस का मतलब होता है जलीय विलयन, सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ मिली। हमने अभी तक पढ़ा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें मिली हमको, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और स्केलेटल इक्वेशन। फिर हम आए बैलेंस इक्वेशन में, हमने बैलेंस इक्वेशन करना सीखा कि बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा कैसे जाता है। और
उसमें क्या क्या और भी सिंबॉलिक चीज़। इसी में बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें कंसिडर कर लिया है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। आपको बता दें कि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, आंसर मैं दे दिया हूँ इसी में। Magnesium is a very reactive metal which rapidly reacts with the oxygen in the air and form a white layer of magnesium oxide and this layer will not burn. मैग्नीशियम एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है और ऑक्सीजन या उसके साथ एटमॉस्फेयर के साथ ये में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर जमने लगती है वाइट कलर की, और जब वो लेयर होती है तब उसको हम बर्न करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो बर्न नहीं होता, तो इसीलिए उसको बहुत ही सफाई से उसको साफ करना पड़ता है और जब तक वो इम्प्योरिटी रहेगी बर्निंग अच्छी होगी नहीं। इसीलिए दैट इज़ वाई हमें क्या करना चाहिए कि मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेना चाहिए बिफोर बर्निंग इन द एयर। ये रीज़न था। आप लोग कॉपी पे आप अपना नोट्स ज़रूर बनाएं, एक चीज़ का नोट आप रखें, अपनी किताब भी पढ़ा करें और नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप लिखेंगे इतना प्रोसेस, और जब लिखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप उसको अच्छी तरह से याद भी कर पाएंगे। इसलिए लिखने के प्रोसेस में जरूर रहें। कभी ये ना सोचें कि इस वीडियो को बाद में देख लूँगा, नहीं, जो वीडियो देखने को मिल रहा है आप उसको देखिए और उसको नोट्स बनाइए और उसके साथ किताब भी पढ़िए, कुछ इसमें अपना और भी ऐड करने का प्रयास करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।